जय हिंद। क्लास 12 के बच्चों को यह भली भांति पता होगा कि अभी हम लोग मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं और वेक्टर में हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से ये समझ चुके थे कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। हालांकि पिछले वीडियो में आप लोगों को हमने बताया था कि जीरो वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है और फ्री वेक्टर क्या होता है। तो इन सभी बातों पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो वेक्टर में आप लोगों को यह तो निश्चित रूप से पता ही है कि वेक्टर जो होती है वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, यानी कि वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में विस्तार से अगर जानना है तो आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा जरूर। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पर वेक्टर का नोटेशन क्या क्या होता है, जैसे किसी भी सिंबल को हम लिए और ये वेक्टर हैं, इसके लिए हमको इसके ऊपर एरो का साइन डालना पड़ता है। कोई भी वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो का साइन डाल देते हैं। उसके बाद अगर हम इसका पिक्टोरियल डायग्राम दिखावें तो इस वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड के हिसाब से इसकी लंबाई होती है। जैसे मान लीजिए 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, अगर यहाँ पर 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पर 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट जो है तो मोटा मोटी हम इसका आधा वैल्यू ले लेंगे और बी कोई 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है तो उस वेक्टर को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ और बताया था कि लोकलाइज्ड वेक्टर और आपका फ्री वेक्टर। हालांकि इस चीज़ को हमने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था कि लोकलाइज्ड वेक्टर जो होता है वो किसी फिक्स्ड पॉइंट से होकर गुजरती है, किसी फिक्स्ड पॉइंट से होकर ही गुजरती है। वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। नो चेंज इन पोजीशन, वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है। अब यहाँ पर फ्री वेक्टर जो है, फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यह जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को बिना बदले आप स्पेस में इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, यानी कि कैन बी डिस्प्लेस्ड कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। आप जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रखकर, है ना, इसको कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा कि क्लास 11 में वेक्टर का बहुत सारा प्रॉब्लम बनाते होंगे। ये वेक्टर मान लीजिए 2 न्यूटन का फोर्स है, मान लीजिए एक हमारा 3 न्यूटन का फोर्स इधर है और एक हमारा 5 न्यूटन का फोर्स इधर है। अब इसका हमको निकालना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये जो वेक्टर है, जितना भी लेंथ है, इसका मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है उसको बिना चेंज किए हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। यानी कि इसके पैरेलल हम वही, जो इसका डायरेक्शन है वही इसका भी डायरेक्शन है, जो इसका मैग्नीट्यूड है वही इसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे ले आए और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं 5 न्यूटन। यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस वेक्टर को हमने क्या किया, यहाँ पे ला दिया और इस वेक्टर को हमने क्या किया कि इस पोजीशन पे ला दिया। अब क्या करेंगे, वेक्टर का कंपोनेंट निकाल कर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट सभी वेक्टर का निकालेंगे और फिर उसका रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो ये रिजल्टेंट निकालने में जो है ना फ्री वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको मदद करता है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसका जो है आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं, अनचेंज रहता है। उसके बाद हमने बताया था आप लोगों को कि जीरो वेक्टर क्या होता है। जीरो वेक्टर
ऐसा वेक्टर जिसको हम लोग जीरो से डिनोट, जीरो पर एरो लगा के डिनोट करते हैं जीरो वेक्टर को, और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है जीरो होता है। और ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर नहीं हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर नहीं होता है, उसको हम लोग प्रॉपर वेक्टर कहते हैं, प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। उसके बाद पिछले ही क्लास में यूनिट वेक्टर हमने बताया, और यूनिट वेक्टर कोई भी यूनिट वेक्टर है आपका, तो इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है आपका 1 होता है। और ये आई जे के जो होता है क्रमशः आपका एक्स एक्सिस में आई के लिए, आई वेक्टर जो है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और जे वेक्टर जो है आपका वाई एक्सिस को, और के वेक्टर जो है आपका जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज़ हमने और बताया था कि अगर आई पर कैप भी डाल देते हैं, जे पर कैप भी डाल देते हैं, के पर कैप डाल देते हैं, तो ये आपका यूनिट वेक्टर ही होगा। एम पर हम एन पर कैप डाल दिए तो ये आपका यूनिट वेक्टर है। क्या है भैया? यूनिट वेक्टर है। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आपका 1 होगा। अगर हम एम पर कैप डाल दिए तो ये आपका यूनिट वेक्टर ही है, और एम का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 होगा। लेकिन अगर एन पर हम एरो का चिन्ह डाल दिए तो ये आपका यूनिट वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर है आपका। एम पर एरो का चिन्ह डाल दिए तो ये आपका यूनिट वेक्टर नहीं कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। इसमें कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है। और किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर दिया रहे और उससे रिलेटेड आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि जैसे n यूनिट वेक्टर निकालना है तो n वेक्टर में n वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो आपको यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। ये m वेक्टर का मैग्नीट्यूड, m यूनिट वेक्टर आपको निकालना है तो m वेक्टर में m वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो आपका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 न्यूटन है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब 10 न्यूटन को हम 10 से डिवाइड कर दिए, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, तो ये हमको क्या बचा? न्यूटन। न्यूटन क्या है? आपका यूनिट है। अब चूंकि ये वेक्टर है तो इसीलिए यह आपका क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। यहाँ तक तो हम लोग पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग कुछ वेक्टर के प्रकार को पढ़ेंगे और उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग जाने को इनिशियल वेक्टर क्या होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, को इनिशियल यानी कि दो या दो से अधिक वेक्टर का जब एक ही पॉइंट से शुरुआत हो उसी को हम लोग को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। जैसे इसको नोट कीजिएगा, 3 नंबर हमारा को इनिशियल वेक्टर, यानी कि दो या दो से अधिक वेक्टर जब एक ही पॉइंट से चलना प्रारंभ हो, इनिशियल पॉइंट उसका सेम हो, तो वह हमारा को इनिशियल वेक्टर कहलाता है। अगर इसका डेफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो मैं बोल रहा हूं, इसको लिख लीजिए। व्हेन 2 and more than 2 vectors having same initial point is called को-इनिशियल वेक्टर। इसके बाद चौथा नंबर आप समझिए, लाइक वेक्टर हम लोग किसको कहते हैं और अनलाइक वेक्टर हम लोग किसको कहते हैं। लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर हम कहते हैं जब दो या दो से अधिक वेक्टर का डायरेक्शन आपका सेम हो तो उसे हम लोग लाइक वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग लाइक वेक्टर कहते हैं। यानी कि वेक्टर हमारा इस तरह से हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो, ये सारे वेक्टर्स जो है आपका लाइक वेक्टर में आता है। और अनलाइक वेक्टर क्या हो गया कि वेक्टर तो आपका पैरेलल हो लेकिन डायरेक्शन इसका इधर उधर हो, अपोजिट हो, एक के अपोजिट दूसरा हो, तो ऐसी स्थिति में अनलाइक वेक्टर हम लोग का कहलाता है। अब जैसे देखिए कि इसका डेफिनेशन, व्हेन 2 or more than 2 वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, और उसके बाद मोर देन 2 वेक्टर्स हैविंग नो सेम डायरेक्शन,
देन इट इज कॉल्ड अनलाइक वेक्टर, तब उसको हम लोग अनलाइक वेक्टर कहते हैं। इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। 5-6 नंबर कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर को हम लोग पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं, पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर दो वेक्टर आपका इस तरह से हो, इस तरह से हो, तो ये आपका कोलिनियर वेक्टर कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे वेक्टर जो है आपके फ्री वेक्टर हैं। अब इस वेक्टर को उठा के हम यहाँ तो रख ही सकते हैं। अगर ये A है, यह B वेक्टर है आपका, तो B को आप उठा के यहाँ ला ही सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों सेंस आया कि नहीं? एक तो पैरेलल का भी सेंस आ गया। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर सारा वेक्टर है। तो जितने भी वेक्टर के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, सारे फ्री वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा कैसा वेक्टर हो गया? कोलिनियर वेक्टर एज वेल एज पैरेलल वेक्टर। इसके लिए एक एग्जांपल और ले सकते हैं। ये वेक्टर आपका A है, दूसरा वेक्टर आपका B है, तीसरा वेक्टर आपका C है और चौथा वेक्टर आपका D है। तो इस तरह के जितने भी वेक्टर होते हैं वो सारे कोलिनियर वेक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर ये कंडीशन नहीं अप्लाइड है कि सबका डायरेक्शन एक ही होना चाहिए। यहाँ पर आपका इस तरह का भी डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन ये सारे एक ही लाइन पर हैं। यहाँ पर आपका किसी का उस तरफ, किसी का इस तरह से भी डायरेक्शन हो सकता है। ये आपका कोलिनियर वेक्टर कहलाता है। इसके बाद नॉन कोलिनियर वेक्टर। नॉन कोलिनियर वेक्टर तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर जो है हमारा पैरेलल नहीं हो, उसी को नॉन कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। एक वेक्टर इस तरह से हो जाए, एक वेक्टर इस तरह से हो जाए, और दूसरा नहीं तो एक वेक्टर इस तरह से हो जाए, एक वेक्टर इस तरह से, एक वेक्टर इस तरह से। ये हमारा क्या है? नॉन कोलिनियर वेक्टर। तो इसको भी आप, है ना, डायग्राम के मदद से समझ ही सकते हैं। नॉन कोलिनियर वेक्टर क्लियर है। और ये सब का डेफिनेशन तो बहुत आसान है, चाहे तो आप बुक में भी देख सकते हैं इसको। इसके बाद हम लोग जाने कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कोप्लेनर यानी कि जब टू और मोर देन टू वेक्टर लाइज इन द सेम प्लेन, तो कोप्लेनर वेक्टर हो जाएगा। अब जैसे देखिए ये हमारा बोर्ड प्लेन है ना, और इस पे हमने एक वेक्टर इस तरह से, ये वेक्टर इस तरह से, इस तरह से बहुत सारे वेक्टर लिए हुए हैं। तो ये सारे वेक्टर जो है कोप्लेनर वेक्टर है। सारे क्या हैं? एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन टू और मोर देन टू वेक्टर्स लाइज इन द सेम प्लेन। अगर दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करता हो तो उसको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पर इक्वल वेक्टर की बात की जाए तो इक्वल वेक्टर हम लोग किसको कहते हैं? तो इक्वल वेक्टर के लिए देखिए, इक्वल वेक्टर के लिए क्या है कंडीशन कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, यानी कि वेक्टर ए का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। उसके बाद वेक्टर ए का जो भी डायरेक्शन होगा वेक्टर बी के डायरेक्शन के बराबर होगा। क्लियर है? तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर कहेंगे। तो अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। ये पोजीशन वेक्टर ही आपको हर एक जगह यूज आने वाला चीज है, तो इसको जरूर ध्यान से आप लोग देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर हम लोग किसको कहते हैं। अब देखिए आप लोग जो हैं 3D को भी पढ़ चुके हैं, 2D को भी पढ़ चुके हैं, दोनों पढ़ चुके हैं। और 2D में भी हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट को लेते हैं, P कोई पॉइंट है आपका x y, और 3D डायग्राम में 3D में कोई पॉइंट S जो है आपका x y और z से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? अब देखा जाए
कि अगर इस O से P तक एक वेक्टर की कल्पना की जाए तो यह OP वेक्टर जो है आपका क्या हो जाएगा, xi यूनिट वेक्टर प्लस yj यूनिट वेक्टर। क्यों? यह i यूनिट वेक्टर जो है रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस की और कंपोनेंट को, x एक्सिस के तरफ जो भी कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसमें i यूनिट वेक्टर लगा देंगे तो वो वेक्टर के फॉर्म में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं तो यह डिस्टेंस आपका x हो गया और ये डिस्टेंस आपका y हो गया, जो कि आपका y डायरेक्शन में है। y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम किसको यूज करते हैं, j को यूज करते हैं। तो अब ये दोनों ऐड कर दिए तो यही आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब यहाँ पर आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि सर प्लस क्यों कर दिए आप, तो प्लस क्यों किए इसके बारे में हम अभी तुरंत डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्लस क्यों हो जाता है, जैसे OP का पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर OP हुआ है ना, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, इसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इक्वल टू OP का वेक्टर। अब इस वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, xi यूनिट वेक्टर yj यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये y कंपोनेंट है और ये x कंपोनेंट है। उसी तरह से यहाँ देखिए s पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो OS लिखेंगे और इसमें x के साथ i यूनिट वेक्टर लगा देंगे, y के साथ j यूनिट वेक्टर लगा देंगे और z के साथ k यूनिट वेक्टर लगा देंगे हम लोग। अब इस चीज में जो प्लस हुआ क्यों हुआ इसके बारे में हम अभी बताते हैं। तो वेक्टर का जो एडिशन पढ़ेंगे हम लोग, वेक्टर का एडिशन, वो एडिशन जो होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर और एक होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर को चलिए अब समझते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर को, तो एडिशन जो है वेक्टर का दो तरह से किया जाता है, ट्रायंगल लॉ के तहत और पैरेललोग्राम लॉ के तहत। पैरेललोग्राम लॉ के तहत है कि नहीं। अब इसका हिंदी तो समझ ही रहेंगे, त्रिभुज के नियम से और समांतर चतुर्भुज के नियम से, समांतर चतुर्भुज के नियम से। तो ट्रायंगल लॉ कहता है क्या कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से इस तरह से कनेक्टेड हो कि पहला वेक्टर का हेड, याद रखिएगा कि ये जो वेक्टर हम लोग पिक्टोरियल डायग्राम करते हैं ना, तो इसको हम लोग हेड कहते हैं, इसको हम लोग टेल कहते हैं, इसको हम लोग टेल और इसको हम लोग हेड कहते हैं। तो पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्टेड हो तो इस स्थिति में ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, यह रिजल्टेंट आपका आर हो जाएगा। यह आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये ट्रायंगल लॉ कहता है भैया, हम नहीं कहते हैं, याद रखिएगा। ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि अगर इस तरह से कोई भी वेक्टर हो जो ट्रायंगल बनाता हो तो दो का डायरेक्शन अगर सेम हो तो दोनों का एडिशन जो है तीसरे के बराबर हो जाएगा। ये ट्रायंगल लॉ कहता है। अब ये पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, और इस ट्रायंगल लॉ जो कुछ बोलता है उसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों बोलता है, इसमें बोलने, ये जो बोल रहा है इसके बोली में कितना दम है, इसका जजमेंट हम लोग तुरंत करेंगे थोड़ा देर के बाद, देखते रहिए। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर एक वेक्टर ए है आपका, बी है दूसरा वेक्टर और इसका रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब चूंकि यह फ्री वेक्टर है तो इसको हम यहाँ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये बी वेक्टर हम यहाँ कंसीडर कर लिए, ये ए को हम लोग यहाँ कंसीडर कर लिए। तो यही आपका हो गया पैरेललोग्राम का लॉ, यानी कि आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी कि देखिए एरो और यह एरो इधर से चला इधर से चला और फिर ये डायरेक्टे यहाँ पर पहुँच गया एक ही साइन लेके। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। अगर इधर से हम कंसीडर करें तो ये आपका बी वेक्टर प्लस ये आपका ए वेक्टर,
तब आप पहुंच जाते हैं O से लेकर P तक। यहाँ O से लेकर P तक इस तरह से आप पहुंच जाते हैं। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर का था। ट्रायंगल लॉ जो क्या कहते हैं क्रिएट हुआ है, इसके बारे में एक एग्जाम्पल समझिए कि आखिर ट्रायंगल लॉ में ऐसा क्यों होता है। आप कल्पना कीजिए कि एक बोरा आपके पास, एक बोरा जो है, ये बोरा आपका बैग है, पड़ा हुआ धरती पे पड़ा हुआ है। एक लड़का जो है आपका इधर से खींच रहा है और एक लड़का जो है आपका इधर से इस बोरे को खींच रहा है। अब बताइए, ये जो खींच रहा है एक रस्सी के सहारे खींच रहा है, यह भी एक रस्सी के सहारे खींच रहा है, तो यह भी आपका क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, यह भी आपका फोर्स लगा रहा है, दोनों आदमी फोर्स लगा रहा है। अगर ये बड़ा होगा तो ये हो सकता है 10 न्यूटन का फोर्स लगावे, ये छोटा होगा तो हो सकता है यह जो है आपका 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा सके। क्लियर है। अब देखिए, बोरा ना तो इसके साइड जाएगा ना तो इसके साइड जाएगा, ये बोरा जो है एक तीसरे रास्ता बनाएगा, दोनों पकड़ के खींचे जा रहा है, तो ये बोरा जो है आपका किस डायरेक्शन में जाएगा, बीचों बीच जाएगा। बात समझ रहे हैं, बीचों बीच जाएगा। तो देखिए, ये भी फोर्स का ही डायरेक्शन है, यह भी फोर्स का डायरेक्शन है, यह भी आपका फोर्स का डायरेक्शन है, और तीनों आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तीनों क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर ऐसा किया जाए कि यह भी वेक्टर है, यह भी वेक्टर है और यह भी वेक्टर है आपका, तीनों वेक्टर आपका फ्री वेक्टर अगर हो तो इसको आप रिप्लेस कीजिए यहाँ पे, इसको आप रिप्लेस कीजिए यहाँ पर। रिप्लेस करने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि ये भी अप्लाइड फोर्स है, ये भी अप्लाइड फोर्स है, और ये इसका रिजल्ट है। क्या है भैया, ये रिजल्ट है। अब ये फ्री वेक्टर है, इसको हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देखिए, इसके पैरेलल हम जो हैं एक वेक्टर ले लिए जो कि इसके पैरेलल हो, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है आपका। ये एक्शन और यह भी एक्शन आपका 10 न्यूटन का फोर्स, ये 5 न्यूटन का फोर्स, और इसका रिजल्टेंट देखिए आपको यहाँ पर मिल गया, तो क्या बनाया, ट्रायंगल ही बनाया। उसके बाद अगर इसी को आप रिप्लेस यहाँ कर देके तो भी आपका यहाँ पर क्या बनने वाला है, ट्रायंगल ही बनने वाला है। अगर आप फिगर को बेहद ही ठीक तरह से बनाते हैं, एंगल वगैरह ठीक ठाक लेके बनाते हैं, तो हमेशा आपको ट्रायंगल ही बनेगा। तो इसलिए ट्रायंगल लॉ में हम क्या देखते हैं कि इस कोई भी दो फोर्स का रिजल्टेंट जो होता है, जो भी रिजल्टेंट होता है, वह जब तीनों को हम देखते हैं तो वो हमेशा एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने कहा, यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि ट्रायंगल लॉ के तहत R = A+B हम लोग लिखेंगे। अब इसका जो वैल्यू है, इसका क्या है भैया, वैल्यू, इस वैल्यू को निकालने का तरीका अलग अलग है। अब यहाँ भी एक समस्या होगी आप लोगों के लिए कि इसका वैल्यू हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू डिपेंड करता है, इसके एंगल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। चूंकि यहाँ पर डायरेक्शन ले लिया गया है तो एंगल भी इसमें समाया हुआ है। और जब इसको वेक्टर से मुक्त करेंगे, हम लोग रिजल्टेंट निकालने के तरफ जाएंगे, तो उस स्थिति में हमको इस एंगल पर भी विचार करना पड़ेगा कि इस दोनों के बीच का एंगल क्या है और कैसे रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल आप देख लीजिए। अगर आप क्या कहते हैं, आपका कोई वेक्टर ए हो, ये कोई वेक्टर आपका ए हो, ये वेक्टर बी हो, और इसके बीच का एंगल आपका 90 डिग्री बनता हो, तो ये रिजल्टेंट आपको याद ही होगा, A² + B का स्क्वायर। क्या होता है, R² = A² + B²। और इस R को अगर निकालना है तो √A² + B²। ये आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, है ना। अगर आपको क्या है, एंगल पता हो। अलग अलग एंगल के लिए आप क्लास 11 में पढ़े होंगे। देखिए, ध्यान दीजिए कि एक U वेक्टर होता था, एक V वेक्टर होता था। रिजल्टेंट = U² + V² + 2UV × cos θ। इस तरह से आप लोग रिजल्टेंट निकालते थे,
यहाँ पर क्या होता है, थीटा का मान जो होता है रख के हम लोग हर एक एंगल पर जो है उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो खैर ये तो कहानी हम लोग को इसमें पढ़ना ही नहीं था और हम पढ़ा भी दिए तो कोई बात नहीं है, एक्स्ट्रा अगर सीख गए तो अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का एडिशन में क्या क्या लॉ कहता है। चूंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वेक्टर एलजेब्रा, एलजेब्रा में जितने भी नियम हैं वो सारे नियम इसमें लागू होते हैं कि नहीं, इसको भी तो हमको चेक करना होगा। तो चलिए बारी बारी से हम लोग चेक करते हैं। एलजेब्रा में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ। तो यह जो है आपका वेक्टर का एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को पूर्णतः अनुसरण करता है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, उल्टा सीधा एक समान। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में आप जानते होंगे कि ए प्लस बी प्लस सी अगर होता है तो ए प्लस बी अब प्लस सी भी हम लोग लिख सकते हैं। पहले एसोसिएट कर दिए बी सी को, फिर बाद में एसोसिएट कर दिए ए बी को, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अब प्लस सी वेक्टर, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। वेक्टर में जो होता है, वेक्टर के एडिशन जो होता है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। इसके बाद तीसरा नंबर हम लोग जाने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना। तो आइडेंटिटी में आपको याद होगा कि किसी भी नंबर में ऐसा कौन सा वेक्टर जोड़ा जाए कि वो वही रह जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए में वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर को ऐड कर दें तो वह ए वेक्टर ही रह जाता है, या जीरो वेक्टर में हम ऐड कर दे ए वेक्टर को तो यह ए वेक्टर ही रह जाता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट जो हो गया आपका क्या हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। चौथा नंबर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होता है कि ए वेक्टर के साथ किसको ऐड किया जाए कि यह जीरो वेक्टर हो जाए, या तो किसको ऐड किया जाए ए वेक्टर के साथ कि यह जीरो वेक्टर हो जाए। तो स्वाभाविक है आपके मन में आएगा कि माइनस ए वेक्टर और यह माइनस ए वेक्टर, क्लियर है। तो माइनस ए वेक्टर जो हो गया आपका इनवर्स ऑफ ए हो गया, माइनस ए वेक्टर इज द इनवर्स ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चार रूल जो फॉलो करता है इसको आप लोग समझ गए। अब किसी भी वेक्टर के साथ आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको समझ लीजिए। कोई भी वेक्टर ए है, इसके साथ हम के से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यह जो है सिंपल के ए वेक्टर ही लिखा जाएगा, के पर वेक्टर नहीं आ जाएगा। समझ गए बात को, के ए वेक्टर लिखा जाएगा और ये क्वांटिटी जो होगी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। स्केलर से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं अगर हमको ज़रूरत पड़े तो। इसके बाद क्या होता है, एक चीज़ तो ऑलरेडी हमने आप लोगों को बताया ही है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब देखिए हम लोग चलते हैं कि वेक्टर एडिशन जो हमको सिखाया ये, इसका फ़ायदा क्या है। इसका एक फ़ायदा देखिए, सबसे पहला नंबर फ़ायदा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारा कोई पॉइंट पी एक्स वाई दिया गया है और ये पोजीशन वेक्टर इसका निकालने के लिए कहा था, ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस y। तो यहाँ ओ ए और p है, तो ओ ए इक्वल टू x है। अगर ओ ए को हम वेक्टर बना लें तो x के साथ i यूनिट वेक्टर हमको डालना पड़ेगा, तब इसी को देखकर हम समझ जाएंगे कि ये x डायरेक्शन में है। उसके बाद ओ पी जो है आपका, ये ओ पी जो कि y है, अगर ओ पी का एक ही डायरेक्शन हो तो वाई जे यूनिट वेक्टर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर एक वेक्टर आपको मिल गया एक्स आई यूनिट वेक्टर और एक वेक्टर मिल गया वाई जे
वेक्टर मिल गया। अब इसका रिजल्टेंट जो है आपका r है, तो r वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से आप क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल लॉ कहता है कि इसको सिर्फ आप जोड़ दीजिए और ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। उसी तरह से अगर ऐसा हो जाए कि कोई वेक्टर a है आपका, उसके बाद कोई वेक्टर b है, उसके बाद कोई वेक्टर c है, यहाँ जो रिजल्टेंट r1 है आपका, a वेक्टर जोड़ b वेक्टर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये रिजल्टेंट आपका r2 है, तो r2 रिजल्टेंट जो है यह r1 प्लस c हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी आप देख रहे हैं ना एक ट्रायंगल बन रहा है, तो यह r1 वेक्टर प्लस c वेक्टर हो जाएगा। और r1 का जो वैल्यू है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, इस तरह से r2 का रिजल्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं। इसी तरह से a b c d e f g h कितना भी रहे, तो देखिएगा कि हर एक बार ट्रायंगल बन रहा है और उसके रिजल्टेंट को निकालने के लिए सारे वेक्टर को आप ऐड कर दीजिए। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ये समझें, हाँ एक बात तो ये हो गया, आपका ये वेक्टर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको बता दें आपको, ये चीज़ को, इसको हम लोग कहते हैं x कंपोनेंट, इसको हम लोग y कंपोनेंट। x कंपोनेंट इसको कहते हैं जो x हो गया, और यहाँ y कंपोनेंट जो हो गया, कंपोनेंट जो हो गया आपका y हो गया। अब इसको एक एग्जांपल के मदद से समझिए। एग्जांपल में हम लोग लेते हैं कि कोई वेक्टर r जो है आपका 3i प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर इस तरह से दिया रहे। इसमें अगर कहे कि हमारा x कंपोनेंट क्या है, तो हम कहेंगे 3 है। अब पूछे कि y कंपोनेंट क्या है, तो हम कहेंगे 2 है। भाई यहाँ मान लीजिए 4 है, तो 4 तो नहीं बोल सकते यहाँ पे। ये j क्या बता रहा है? j इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपका यह y कंपोनेंट है। अगर हमको कहे कि z कंपोनेंट क्या है आपका, तो हम कहेंगे कि 4 है। इस तरह से अगर कोई वेक्टर r वेक्टर जो है 3i यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर है, इसमें कहेगा x कंपोनेंट क्या है, तो x कंपोनेंट तो हम 3 बता देंगे, y कंपोनेंट इसमें है ही नहीं तो 0 बता देंगे, और z कंपोनेंट जो है आपका कितना है? 4 है, तो 4 बता देंगे। अब इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम लोग ये जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। अब यहीं से आप लोगों का कोर्स जो है समझिए शुरू होने वाला है। अभी तक आप लोग को जितना पढ़ाया गया, ये निश्चित रूप से आप क्लास 11 में पढ़े होंगे। अब यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, अब इसको देखिए कि अगर कोई वेक्टर जो है आपका xi यूनिट वेक्टर, yj यूनिट वेक्टर, zk यूनिट वेक्टर इस तरह से दिया रहे, तो x, y, z को आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये डायरेक्शन रेशियो, ये पॉइंट p, x, y और z है ना, और ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ये p जो है आपका पॉइंट स्पेस में है, ये x एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, y एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, और z एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। तो ये एंगल को क्रमशः हम लोग अल्फा, बीटा और गामा लेते हैं। अगर यहाँ से हम लोग इस पर परपेंडिकुलर डालें, है ना, y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालें, तो ये जो है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका OP जो है बेस हो जाता है, यानी कि x कंपोनेंट ये हो गया आपका, और ये जो है आपका हाइपोटेनस हो जाता है। अगर हम cos अल्फा निकालें, cos अल्फा जो कि x बाय ये r वेक्टर हो जाएगा, r वेक्टर,
और इस r की जो लंबाई होगी, यह r जो होगा आपका √x² प्लस y² प्लस z² हो जाएगा। अगर आपको यहाँ डाउट है तो आप एक कल्पना कीजिए कि एक क्यूबाइड का डायगोनल की लंबाई कितनी होती है। तो क्यूबाइड का डायगोनल जो होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये क्लास 10 में पढ़े थे आप लोग, है कि नहीं। अब यहाँ भी जो है आप ये जो फिगर देख रहे हैं 3D फिगर है, इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं आप लोगों के लिए, है ना। ये देखा जाए, ये आपका क्या है, एक क्यूबाइड है। क्यूबाइड में ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। तो यहाँ से ये पॉइंट P यहाँ है, तो ये डायगोनल हो गया, ये O से लेकर P तक आपका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। डायगोनल की लंबाई हमारा यही होता है। तो डायगोनल की लंबाई जो हो जाएगी √x² प्लस y² प्लस z²। इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। कॉस बीटा जो है आपका y/√x² प्लस y² प्लस z² आ जाएगा। कॉस गामा जो है आपका z/√x² प्लस y² प्लस z² आ जाएगा। और इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग M से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग N से डिनोट करते हैं। अगर आप L² प्लस M² प्लस N² करेंगे तो यह आपका 1 आएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को रखनी है। और इतनी सी जानकारी के बाद अब हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को बनाएंगे। और आपको अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा दिमाग को ठंडा करके आप सोचिए। आपके सपोर्ट के लिए मैंने यह भी फिगर दिया हुआ है और इसको भी बनाया है, तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो आप लोगों को पढ़ाया गया ये आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।